मेरी मंगेतर हर बार शादी की रजिस्ट्रेशन को लेकर मुझे धमकाती थी, लेकिन इस बार मैंने बिना कुछ सोचे अपना फोन उठाया और उससे हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया। दोस्तों की किसी भी पार्टी में अगर वो होती तो मैं वहां जाता ही नहीं। कॉलेज के फंक्शन में उसे स्टेज पर बुलाया जाता तो मैं पहले ही निकल जाता। कंपनी का उसकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था तो मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और वहां से चला गया। यहाँ तक कि नए साल की रात वो मुझे मिलने मेरे घर भी आई, लेकिन मैंने बाहर होने का बहाना बना दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और हर जगह से उसे हटा दिया। इस बार मैं सब कुछ पूरी तरह खत्म करना चाहता था, ऐसा अंत जहां हमारे बीच दोबारा कुछ भी बाकी ना रहे। मैं खुद भी उससे कभी संपर्क नहीं करूंगा और उसे भी मेरी कोई खबर नहीं मिलेगी। पिछले 12 सालों में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ बाई निंगबिन से प्यार करने में बिताया था। मैंने उसका हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखा, उसे हमेशा अपनी सबसे कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा। लेकिन आज जब 9वीं बार मैरिज ऑफिस के बाहर उसने सबके सामने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब आखिर मेरी आंखें खुल गई। अब मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहता। अगर पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़े तो भी मंजूर है, लेकिन हर दिन एक खाली घर में बैठकर एक ऐसे वादे का इंतजार करना जो कभी पूरा होने वाला ही नहीं था। अब और नहीं। उत्तर की ठंडी पतझड़ की हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी। मेरे हाथ में शादी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म थी जो बार बार मसलने की वजह से पूरी सिकुड़ चुकी थी। अब वो कागज भी मेरी तरह एक मजाक बन चुका था। सिर्फ 3 मिनट पहले ही बाई निंगबिन के पास किन शो का फोन आया था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसकी कांपती हुई आवाज आई, निंगबिन, मेरी बिल्ली अचानक कुछ खा नहीं रही, उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ हो? प्लीज एक बार आ जाओ, मैं अकेले कुछ भी संभाल नहीं पा रही। बस इतना सुनते ही बाई निंगबिन के चेहरे का रंग बदल गया। जो लड़की अभी तक शादी के फॉर्म को लापरवाही से देख रही थी, वो तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। उसने जल्दी से कहा, फांग युआन, किन शो की बिल्ली की हालत बहुत खराब है, वो अकेली पेट हॉस्पिटल में है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे अभी वहीं जाना होगा। ये कहते हुए उसने फटाफट अपना आईडी कार्ड और फैमिली रजिस्ट्रेशन बुक उठाकर अपने महंगे बैग में रख दिए। पूरे समय उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा। फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोला, बाई निंगबिन, आज वही दिन है जो हमने 3 महीने पहले शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए तय किया था। मेरे मम्मी पापा सुबह 6 बजे ही हाई स्पीड ट्रेन से यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त वो सामने वाले होटल में तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हमारी शादी की तैयारी की बात कर रहे हैं। और अब तुम सच में मुझे मैरिज ऑफिस के बाहर अकेला छोड़कर किन शो की सिर्फ एक बिल्ली के लिए जा रही हो? मेरी बात सुनकर बाई निंगबिन कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने भौहें चढ़ा ली। उसकी आंखों में सिर्फ झुंझलाहट और नाराजगी थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई जिद्दी बच्चा हूँ। फिर उसने गुस्से में कहा, फांग युआन, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? वो भी एक जान है और किन शो पहले से हल्के डिप्रेशन से गुजर रही है। उसकी बिल्ली ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। अगर उस बिल्ली को कुछ हो गया और उसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया, तब क्या होगा? तुम एक बड़े आदमी होकर एक बीमार लड़की और उसकी बिल्ली से जल रहे हो। उसने गहरी सांस ली, फिर हमेशा की तरह अपनी सबसे बड़ी धमकी दे दी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ फांग युआन, अगर तुमने अपनी ये छोटी सोच नहीं बदली तो आज शादी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और आगे भी मुझसे शादी करने के बारे में भूल जाना, जब तक तुम अभी रास्ते से नहीं हटते और किन शो से माफी नहीं मांगते। उसकी बात सुनते ही आसपास फॉर्म भर रहे बाकी कपल भी हमारी तरफ देखने लगे। हर किसी की नजर में मेरे लिए तरस भी था और तमाशा देखने की उत्सुकता भी। अगर ये पहले वाला मैं होता तो शायद उसी पल झुक जाता, अपनी सारी तकलीफ दबाकर उससे माफी मांग लेता, उसे मनाता, यहाँ तक कि खुद गाड़ी चलाकर किन शो के पास भी छोड़ आता, सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझसे नाराज ना हो, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास उससे शादी करने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहे, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। इतना कि अपनी इज्जत तक भूल चुका था, इतना कि खुद को ही खो दिया था। आखिर 12 साल का साथ था, बचपन के दोस्त, फिर स्कूल और उसके बाद कॉलेज तक हम हमेशा साथ रहे। कॉलेज खत्म हुआ, फिर हम दोनों नौकरी करने लगे, लेकिन मेरी पूरी जवानी सिर्फ उसी के नाम हो गई। मैंने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। लेकिन आज जब मैंने उसके खूबसूरत मगर पूरी तरह ठंडे चेहरे को देखा और देखा कि वो किसी दूसरे आदमी के लिए मुझ पर ही गुस्सा कर रही है, तभी मेरे दिल में पिछले 12 साल से बंधी हुई आखिरी डोर भी टूट गई। ना मुझे गुस्सा आया, ना दिल टूटने का दर्द महसूस हुआ, बल्कि पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, जैसे लंबे समय से चढ़ा तेज बुखार आखिर उतर गया हो। अब मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई।
उस मुस्कान में ताना भी था और आजादी का एहसास भी। मैं शांत आवाज में बोला, ठीक है। मेरी बात सुनकर बाई निंगबिन वहीं रुक गई। शायद उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने क्या कहा। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने फिर वही जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने उसके सामने रखी शादी की रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्म उठाई, जिस पर अभी तक साइन भी नहीं हुए थे, और उसकी आंखों के सामने ही उसे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर मैंने शांत लहजे में कहा, आज रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी और ये शादी भी नहीं होगी। तुम जाओ अपने किन शो के पास। मेरी तरफ से तुम दोनों और उस बिल्ली को भी हमेशा साथ रहने की शुभकामनाएं। इतना कहकर मैंने कागज के सारे टुकड़े पास वाले डस्टबिन में फेंक दिए। फिर बिना पीछे देखे सीधे मैरिज ऑफिस के बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से बाई निंगबिन गुस्से से चिल्लाई, फांग युआन, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे ड्रामा करके मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी? अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो याद रखना, बाद में चाहे तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, फिर भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कदम भी एक पल के लिए नहीं रुके। उसे लगा मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा हूँ ताकि वो मुझे रोक ले, लेकिन इस बार उसने मुझे बहुत गलत समझा था। जितना उसे खुद पर भरोसा था, उससे कहीं ज्यादा मेरा फैसला मजबूत था। जैसे ही मैं मैरिज ऑफिस से बाहर निकला, ठंडी पतझड़ की हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने गहरी सांस ली। जिंदगी में पहली बार ये हवा इतनी सुकून देने वाली लगी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। बाई निंगबिन का नंबर, उसका चैट अकाउंट और उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक एक करके हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए। अगर रिश्ता खत्म करना ही था तो इस बार पूरी तरह खत्म करना था। कोई उम्मीद, कोई रास्ता, कुछ भी बाकी नहीं। इसके बाद मैंने पापा को फोन लगाया। फोन उठाते ही वो हंसते हुए बोले, हेलो शाओ युआन, रजिस्ट्रेशन हो गई क्या? यहाँ समधी जी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, खाना भी ठंडा होने लगा है। पापा की आवाज सुनते ही मेरी आंखें हल्की सी भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, पापा सॉरी, आपको और मम्मी को बेकार में यहाँ आना पड़ा। शादी कैंसिल हो गई है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई और मेरा और बाई निंगबिन का रिश्ता खत्म हो गया। मेरी बात सुनते ही दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद पापा ने धीरे से पूछा, क्या फिर से बिंगबिंग ने जिद की? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? बेटा, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, पापा हमारा झगड़ा नहीं हुआ, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। उसके दिल में मेरे लिए कभी जगह थी ही नहीं। अगर ये शादी हो भी जाती तो हमारी पूरी जिंदगी दुख में गुजरती। मैं अभी होटल आ रहा हूँ, फिर हम सब साथ में घर चलेंगे। फोन काटने के बाद मैं सीधे होटल पहुंचा और जैसे ही मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, होटल के प्राइवेट रूम में पहुंचा तो बाई निंगबिन के मम्मी पापा अभी भी हंसते हुए शादी की बातें कर रहे थे। मुझे अकेले अंदर आते देखकर उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, फांग युआन, बिंगबिंग कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई? मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ा, अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा, फिर बाई निंगबिन के माता पिता की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, अंकल, आंटी, माफ कीजिए। बाई निंगबिन मुझे मैरिज ऑफिस में छोड़कर किन शो के पास चली गई। उसने खुद ये शादी तोड़ दी, इसलिए अब ये शादी नहीं होगी। आज के बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। खाने का बिल मैं पहले ही चुका हूँ, आप लोग आराम से खाना खाइए। ये कहकर मैं अपने मम्मी पापा को लेकर वहां से बिना एक पल रुके निकल गया। बाई परिवार बस हैरानी से हमें जाता हुआ देखता रह गया। उसी दोपहर मम्मी पापा को घर भेजने के बाद मैं सीधे उस घर पहुंचा जहां मैं और बाई निंगबिन पिछले 3 साल से साथ रह रहे थे। शहर के बीचों बीच बना ये 3 बेडरूम का फ्लैट मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खरीदा था। यहाँ तक कि इसके लिए भारी लोन भी लिया था। घर का हर सामान, यहाँ तक कि एक छोटा सा कप भी मैंने उसकी पसंद के हिसाब से चुना था। लेकिन अब ये सब देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मैंने तुरंत कुछ सफाई करने वाली आंटियों और कबाड़ खरीदने वालों को बुलाया, फिर पूरे घर की तरफ इशारा करके कहा, घर में जितनी भी औरतों की चीजें हैं सब पैक कर दो। मैंने दीवार पर टंगे उसके लिमिटेड एडिशन बैग, अलमारी में रखे महंगे कपड़े और ड्रेसिंग टेबल पर रखे कीमती स्किन केयर प्रोडक्ट्स की तरफ इशारा किया। फिर ठंडी आवाज में कहा, इनमें से एक भी चीज यहाँ नहीं रहनी चाहिए। मेरी बात सुनकर सफाई करने वाली आंटी भी एक पल के लिए हैरान रह गई। सफाई करने वाली आंटी ने उन महंगे सामानों को देखा, कई चीजों के टैग तक नहीं निकले थे। वो हैरानी से बोली, साहब ये तो बहुत महंगी चीजें हैं, इनकी कीमत लाखों में होगी। क्या सच में इन्हें कबाड़ में फेंकना है? मैंने सिगरेट जलाई, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बिना किसी एहसास के कहा, हाँ सब फेंक दो, अब ये सामान मुझे गंदा लगता है। इसके बाद सब लोग तेजी से काम में लग गए। बाई निंगबिन का सारा सामान बड़े बड़े काले बैगों में भर दिया गया। देखते ही देखते पूरे 15 के करीब बड़े बैग तैयार हो गए।
फिर मैंने एक लोकल माल ढोने वाली वैन बुक की। ड्राइवर को 1000 युआन दिए और एक पता लिखवा कर कहा, ये सारा सामान इस पते पर पहुंचा देना। ये किन शोऊ का अपार्टमेंट है और ये सारे बैग उसके घर के बाहर छोड़ देना। अगर कोई पूछे तो बस इतना कहना कि ये मिस बाई का लंबे समय से साथ रहने वाला सामान है। आखिर उसे वहीं जाना सबसे ज्यादा पसंद है। ये सब करने के बाद मैंने आधा खाली हो चुका घर देखा, लेकिन मेरे दिल में जरासी भी कमी या पछतावा नहीं था। मैंने उसी वक्त प्रॉपर्टी एजेंट को फोन लगाया। सिटी सेंटर वाला मेरा फ्लैट बेचने के लिए लिस्ट कर दो। हाँ, वही पूरी तरह फर्निश्ड वाला। मार्केट प्राइस से 20 लाख युआन कम में भी बेच दो। बस एक शर्त है, पेमेंट पूरी कैश में होनी चाहिए और डील जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। इतनी कम कीमत सुनकर एजेंट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भरोसा दिलाया कि अगले ही दिन खरीदार मिल जाएगा। रात के करीब 8 बजे मेरा फोन लगातार बजने लगा। मैं पहले ही बाई निंगबिन का नंबर ब्लॉक कर चुका था, इसलिए साफ था कि अब वो किसी और के फोन से मुझे कॉल कर रही थी। मैंने स्क्रीन पर आते हर अनजान नंबर को देखा और बिना सोचे एक एक करके सबकी कॉल काट दी। आखिर में मैंने फोन की सेटिंग बदल दी और सभी अनजान नंबरों की कॉल भी ब्लॉक कर दी। कुछ देर बाद मेरे बचपन के दोस्त और सबसे करीबी भाई वांग टैंग का फोन आया। फोन उठाते ही वो बोला, फांग युआन, तूने आखिर किया क्या है? बाई निंगबिन यहाँ पागलों की तरह हंगामा कर रही है। वो कह रही है कि तूने उसका सारा सामान किन शोऊ के घर के बाहर फेंक दिया। पूरे अपार्टमेंट के गार्ड और पड़ोसियों के सामने उसकी जबरदस्त बेइज्जती हो गई। अब तो पूरा सर्कल इसी बात की चर्चा कर रहा है। उसकी आवाज में हैरानी से ज्यादा खुशी थी। वो हंसते हुए बोला, भाई आखिर एक बार तो तूने मर्दों वाला काम किया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। टैंग, आज से मेरा और बाई निंगबिन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब से जहाँ वो होगी वहाँ मुझे मत बुलाना। मेरी बात सुनकर वांग टैंग कुछ पल चुप रहा, फिर गुस्से में बोला, ये तो तुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो लड़की सिर्फ तेरा फायदा उठाती रही। उसे पता था कि तू उससे प्यार करता है, इसलिए वो तुझे अपनी मर्जी से घुमाती रही। रुक, अभी उसे हमारे ग्रुप से भी बाहर करता हूँ। वांग टैंग ने जो कहा वो करके भी दिखाया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि ग्रुप में नोटिफिकेशन आया, बाई निंगबिन को ग्रुप एडमिन ने ग्रुप से हटा दिया है। उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज भी आया। वो किन शोऊ का था। उसने लिखा, निंगबिन तो सिर्फ मेरी मदद करने आई थी, तुम एक बिल्ली से भी जलने लगे। ऊपर से तुमने उसका सारा सामान मेरे घर भेज दिया। ऐसा करके तुम निंगबिन को खुद से और भी दूर कर रहे हो। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, लेकिन निंगबिन को परेशान मत करो। उसके हर शब्द में बनावटी मासूमियत साफ झलक रही थी। अगर ये कुछ समय पहले की बात होती तो ऐसा मैसेज देखकर मेरा खून खौल उठता। मैं तुरंत अपना आपा खोकर बाई निंगबिन के पास जवाब मांगने पहुंच जाता, लेकिन आखिर में गलती मेरी ही निकाल दी जाती। वो मुझे ही समझाती कि मैं छोटी सोच वाला हूँ, किसी को समझता नहीं और बेवजह शक करता हूँ। लेकिन अब स्क्रीन पर लिखे उन बनावटी मासूम शब्दों को देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मैंने बिना जल्दबाजी किए सिर्फ एक मैसेज टाइप किया, कचरे की जगह हमेशा कूड़ेदान में होती है। जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो मैंने बस तुम्हारी मदद कर दी। उन सामानों को मेरी तरफ से पहले ही शादी का गिफ्ट समझ लेना। भगवान करे तुम दोनों हमेशा साथ रहो। और हाँ, दोबारा मुझे मैसेज करके परेशान मत करना, वरना मुझे तुम्हारे होटल वाले सीसीटीवी इंटरनेट पर डालने में भी देर नहीं लगेगी। मैसेज भेजने के बाद मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ये सब करने में मुझे कुछ ही सेकंड लगे। असल में मेरे पास कोई सीसीटीवी वीडियो था ही नहीं, लेकिन जो लोग खुद गलत होते हैं उन्हें डराने के लिए सिर्फ एक लाइन ही काफी होती है। दूसरी तरफ शहर के एक महंगे बार में बाई निंगबिन अपने दोस्तों के बीच बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आसपास बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी की भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसकी दोस्त शेन योचू ने धीरे से पूछा, क्या फांग युआन ने सच में तुम्हारा सारा सामान किन शोऊ के घर भिजवा दिया? बाई निंगबिन ने एक ही सांस में शराब का पूरा गिलास खाली कर दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। दांत भींचते हुए वो बोली, फांग युआन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसे लगता है कि ऐसा करके वो मुझे झुकने पर मजबूर कर देगा। सिर्फ सपना देख रहा है। उसने तुरंत फोन निकाला और मुझे दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब आया, नंबर उपलब्ध नहीं है। शेन योचू ने धीरे से कहा, बिंग बिंग, लगता है इस बार फांग युआन सच में बहुत नाराज है। ये सुनते ही बाई निंगबिन भड़क गई। उसने जोर से अपना गिलास टेबल पर दे मारा। कांच टूटने की तेज आवाज पूरे शोरगुल वाले बार में भी साफ सुनाई दी। फिर वो गुस्से से चिल्लाई, नाराज? उसे नाराज होने का कोई हक ही नहीं है।